वेलकम बैक टू स्टैटिस्टिशियंस हब। आज हम बात करने वाले हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, अलग अलग फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए। सभी को सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में जानना जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स दो तरीके का होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो फर्स्ट हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखते हैं। इस पे फर्स्ट जो है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज a basic sampling technique where each individual in the population has an equal chance of being selected. It is commonly used in surveys and experiments. तो ये तो हो गया डेफिनेशन का बात। तो मुद्दा बात क्या है कि हर एक व्यक्ति जो होगा एक पॉपुलेशन में, या हर एक आइटम जो होगा वो उसको चूज करने का प्रोबेबिलिटी सेम होगा। मतलब रैंडमली हम किसी भी चीज को उठाएंगे। अगर एक कंपनी में 250 एम्प्लॉइज है और रैंडमली हम 25 एम्प्लॉय को चूज करते हैं, यह है सिंपल रैंडम अब सैम्पलिंग। इसका एडवांटेज क्या है? इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, और अनबायस्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव है। अनबायस्ड कैसे? क्योंकि कोई बायस तो है ही नहीं, हम जो चाहे एकदम रैंडमली लॉटरी की तरह कुछ एक उठा रहे हैं। अलाउज फॉर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस। एंड डिसएडवांटेज क्या है? may not accurately represent the population if the sample size is small। जो कि अगर आपके पास कुछ ही बहुत स्मॉल सैंपल साइज है, तो आप जो सामने है कुछ रैंडमली कुछ भी उठा लिया, तो हो सकता है मे बी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट पार्ट से कोई रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, लेकिन रैंडमली उठाने से आपने एक ही जगह से 3 या 4 उठा लिया, वहां से कुछ भी नहीं उठाया। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। रिक्वायर्स ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव फॉर लार्ज पॉपुलेशन। तो ये हो गया हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद क्या आता है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अभी इस पे क्या होगा, हम जो हमारा पॉपुलेशन से हम जो सैंपल उठाएंगे उसको क्या करेंगे, पहले कुछ स्ट्रेटास में हम डिफाइन कर लेंगे, अलग अलग स्ट्रेटास में। जैसे कि क्या लिखा है देखिए, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज सैम्पलिंग टेक्निक कॉमनली यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स टू एंश्योर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिफरेंट सब ग्रुप्स। जो पहले हमारा दिक्कत था कि रिप्रेजेंटेशन हर जगह से होगा कि नहीं होगा, तो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन हम हर जगह से कर पाएंगे विद इन ए पॉपुलेशन। This method involves dividing the population into homogeneous groups called strata। तो पहले हम ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे जिनको हम स्ट्रेटा बोलते हैं, उसी से स्ट्रेटिफाइड नाम आया। तो होमोजीनियस ग्रुप अगर बना लेंगे उसके बाद, एंड देन सिलेक्टिंग ए प्रोपोर्शनेट सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। तो ग्रुप अगर हम कर लेंगे कि इस तरीके के लोगों का ग्रुप, इस तरीके के लोगों का ग्रुप, या फिर कोई चीज का ग्रुप, फिर उन ग्रुप से हम एक प्रोपोर्शनेट तरीके से सैंपल्स को उठाएंगे। तो क्या होगा, इससे ये एंश्योर होता है कि हर एक जो हमारा ग्रुप है या फिर अलग अलग स्टेटा है, उससे कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक रिप्रेजेंटेशन आए। तो उसका स्टेप क्या होता है, पहले हमको स्टेटा को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस 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 बेसिस पे हम स्टेटा को डिफाइन करेंगे। फिर डिफाइन स्टेटम प्रोपोर्शंस, किस प्रोपोर्शन से हम उठाएंगे। इसका मतलब क्या, डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ वेट of each stratum in the population. This can be based on the relative size of importance of each stratum। तो समझ में आया? Select sample size, फिर calculate stratum sample size, और randomly selected samples। फिर अल्टीमेटली इसको इसमें भी हम रैंडम सैंपलिंग करेंगे, लेकिन क्या है, पहले स्टेटा में डिवाइड करेंगे, उसके बाद रैंडम सैंपलिंग करेंगे, और फिर उसके बाद एनालाइज डाटा करना है। जो भी हो, तो उसके बाद जो हमारा तीसरा आता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इस पे क्या होता है? Systematic sampling is a method of sampling in statistics that involves selecting every nth individual from a population। मतलब क्या है, एक सिस्टम के जरिए हमको जाना है। देखिए, एक सिस्टम में आप बंधे हुए रहेंगे कि पहले आप कुछ भी, मान लीजिए आपके पास 20 लोग हैं, तो उनसे आपको 5 लोगों को उठाना है। तो आप क्या करेंगे, एक बना लेंगे कि 20 है और 5 को उठाना है, तो 20/5 को डिवाइड करने से 4 आ गया। तो हर एक फोर्थ नंबर को छोड़ के हम उसके बाद वाला पकड़ेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले कोई भी एक, मान लीजिए 2 ले लिया, तो उसके बाद 3 4 5 6 नहीं लेंगे, उसके बाद हमको 7th ही लेना है, फिर 8 9 10 11 नहीं लेना है, फिर 12th ही लेना है। तो इस तरीके से हम सिस्टमेटिक वे से एक सिस्टम के जरिए सैंपलिंग कर सकते हैं। दिस सैंपलिंग टेक्निक इज लेस टाइम कंज्यूमिंग देन सिंपल रैंडम सैंपलिंग and still provides a representative sample of the population। तो स्टेप क्या है, डिफाइन द पॉपुलेशन, डिटरमाइन द सैंपल साइज, ये तो करना ही है। फिर कैलकुलेट द सैंपलिंग इंटरवल, जो मैंने बोला कि 20 है, 5 लेना है, तो डिवाइड कर दिया। फिर रैंडमली सिलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट, कोई भी, जैसे कि मैंने 2 लिया मेरे केस पे,
और फिर हम सिलेक्ट करेंगे सैंपल को। तो बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद आता है क्लस्टर सैंपलिंग। तो क्लस्टर सैंपलिंग क्या है? अगर आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया कवर करना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, क्लस्टर सैंपलिंग इज ए टाइप ऑफ सैंपलिंग टेक्निक यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स टू सिलेक्ट a representative sample from larger population. It involves dividing the population into clusters or groups. अगर बहुत लार्ज पॉपुलेशन है तो आप क्या करेंगे, पहले क्लस्टर में डिवाइड या ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, एंड देन सिलेक्टिंग ए रैंडम सैंपल ऑफ क्लस्टर्स टू बी इंक्लूडेड इन सैंपल। उसके बाद फिर हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, लेकिन पहले एक बहुत बड़े लार्ज पॉपुलेशन या एरिया को क्लस्टर्स में डिवाइड कर लेंगे। एप्लीकेशन क्या होता है? क्लस्टर सैंपलिंग इज कॉमनली यूज्ड इन मार्केट रिसर्च, पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड सोशल साइंस स्टडीज। क्योंकि उनका रिसर्च एरिया बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत टाइम पे हम देखते हैं। इट इज particularly useful when the population is spread out over a large geographic area or when the population is difficult to access, expensive to sample. अभी उसके बाद आ जाता है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कोई कोई प्रोबेबिलिटी का जगह नहीं है, नॉन प्रोबेबिलिटी इसके लिए इसको बोलते हैं। जैसे कि कन्वेनियंस सैंपलिंग, तो देखिए इसमें कोई प्रोबेबिलिटी की बात आया नहीं, हम हमारे कन्वेनियंस से करेंगे। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? जहाँ पे कोई चांस रहता है, एक हम किसको चूज करेंगे हमारे हाथ पे नहीं है एग्जैक्टली तो देखिए कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या होता है? Convenience sampling is a non-probability sampling technique where participants are selected based on their availability and willingness. तो इस पे probability का कोई जगह नहीं है। अगर वो available है और फिर हम वो सैम्पलिंग में इंक्लूड होना चाहते हैं तो ही हम उनको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। दिस टेक्निक इज ऑफन यूज्ड when time and resources are limited and it is not feasible to use a more rigorous sampling method. तो बहुत अच्छा तो नहीं है हम बोल सकते, लेकिन अगर हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, रिसोर्स भी हमारा लिमिटेड है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, आप कहाँ जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके कन्वीनियंस से आप चूज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारा आ जाता है पर्पसिव सैंपलिंग। ठीक है, पर्पसिव सैंपलिंग इज ऑल्सो ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक फॉर इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो एक पर्पसिव मतलब क्या? एक पर्पस के जरिए हम लेंगे, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा। ठीक है, ताकि मान लीजिए मुझे हेल्थ के बारे में कुछ जानना है, स्टडी करना है, तो मैं डॉक्टर्स के पास जाऊंगी, या फिर जो हेल्थ के मतलब फार्मेसी वाला जो होगा, जो हेल्थ को लेकर ज्यादा कॉन्शियस है, उन तरीके के लोगों को मैं शायद चूज कर सकता हूँ, डॉक्टर को चूज कर सकता हूँ कि आप बोले कोई डिजीज के बारे में अगर मुझे जानना है। So this sampling method is commonly used when the researcher wants to study a specific subgroup of the population that possesses the desired qualities or attributes। जिनके पास वो जानकारी होगा, जिनके पास वो क्वालिटीज है हमको देने के लिए कुछ डेटा, हम उन्हीं के पास जाएंगे। इसको बोलेंगे हम पर्पसिव सैंपलिंग। तो क्राइटेरिया क्या होता है? स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होना जरूरी है जो इंडिविजुअल हम सिलेक्ट करेंगे। एक्सपर्ट नॉलेज, जैसे कि मैंने बोला डॉक्टर का एक्सपर्ट नॉलेज हो गया, उनको उस फील्ड में बहुत वही डॉक्टर ही हमको उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिवनेस होना चाहिए। पर्पसिव सैंपलिंग डज नॉट एम टू अचीव रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द entire population but focuses on selecting individuals who can provide in depth information और यूनिक रिप्रेजेंटेटिव। एफिशिएंसी होना चाहिए, सब्जेक्टिविटी होना चाहिए। तो ये हो गया पर्पसिव सैंपलिंग। आता है हमारा स्नोबॉल सैंपलिंग। अभी नाम से पता चल रहा है कि स्नोबॉल मतलब क्या है? स्नो जो ऊपर से गिरता है माउंटेन में, हम देखते हैं कार्टून में जब हम छोटे थे क्या देखते थे कि ऊपर से स्नो गिरा, आते आते गोल 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 करते 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 बड़ा होते गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया और बहुत बड़ा बन गया। तो मतलब क्या है कि छोटे से हम शुरुआत करेंगे ऊपर से। जैसे कि स्नोबॉल सैंपलिंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग इनिशियल पार्टिसिपेंट, बस इनिशियल पार्टिसिपेंट को आपको सिलेक्ट करना है, एंड देन आस्किंग देम टू रेफर अदर पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स। उनको पूछेंगे कि आप किसी दूसरे का नाम बताइए जिसको हम इसके बारे में पूछ सकते हैं। आप फिर दूसरे वाले को हम पूछेंगे आप कोई तीसरा चौथा दो का नाम दीजिए। दिस टेक्निक इज पर्टिकुलरली यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट is difficult to reach or identify through traditional sampling methods। बहुत डिफिकल्ट अगर होगा तो हम क्या करेंगे? स्नोबॉल सैंपलिंग को यूज करेंगे ताकि लोगों से पूछ करके हम दूसरे लोगों के पास जा सकें। ये हो गया हमारा स्नोबॉल सैंपलिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वोटा सैम्पलिंग। क्वोटा सैम्पलिंग होता है जब रिसर्चर अपने हिसाब से, अपने जजमेंट से एक फिक्स्ड क्वोटा सिलेक्ट करता है किसी रिसर्च को करने के लिए। जैसे कि मेल फीमेल या फिर जेंडर के बेसिस पे या फिर किसी स्टेट के हिसाब से अगर कोई इंडिया में सर्वे करना है कि
इस स्टेट से इतना हमको लोगों को लेना है, या फिर एज ग्रुप के हिसाब से कि 20 से 30 तक इतने लोगों को लेना है, तो तब क्या होता है, हम पहले से ही निर्धारित करके रखते हुए हैं कि कितना एज ग्रुप से या फिर किस जेंडर से हमको कितने लोग चाहिए। तो इसी तरीके से जब हम सैम्पलिंग करते हैं उसको बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग। थैंक यू सो मच इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और इसी तरीके का स्टैटिस्टिक्स का अलग अलग नॉलेज लेने के लिए आप जुड़े रहिए स्टैटिस्टिशियंस हब चैनल के साथ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।